देश और दुनिया की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री, कत्ल और कातिल का ऐसा रहस्य जो अभी तक सुलझ नहीं सका है। आरुषि और नौकर हेमराज की हत्या क्यों और कैसे हुई, इस पर आज तक पर्दा पड़ा है। साल 2008 में दिल्ली से सटे नोएडा शहर में इस डबल मर्डर केस में 3 जांच टीमें लगी। 200 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने जांच की, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिल पाया जिससे पता चल सके कि आखिर कत्ल का मकसद क्या था। चलिए जानते हैं आरुषि मर्डर मिस्ट्री की पूरी कहानी विस्तार से। रोजाना की तरह आरुषि तलवार इस दिन भी सुबह करीब 6 बजे जगी थी। मां नूपुर तलवार ने उसे स्कूल जाने के लिए तुरंत तैयार कराया। नौकर हेमराज ने मनपसंद नाश्ता तैयार किया। जल्दबाजी में उसने नाश्ता नहीं किया, लेकिन टिफिन में उसे रख लिया। 16 मई को लास्ट क्लास थी। इसके बाद गर्मी की छुट्टी होने वाली थी, इसीलिए उस दिन वो अपना ज्यादातर समय अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने की प्लानिंग करने में जुटी थी। उसी दिन आरुषि ने बर्थडे की पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए दोस्तों के साथ तैयारी भी कर ली थी। दोपहर करीब 2 बजे स्कूल की छुट्टी होने के बाद वो सेक्टर 25 में ही रहने वाली नानी के घर आई। इसके बाद हेमराज के साथ वो अपने घर लौट आई थी। अब तक की जांच में ये सामने आया कि रात करीब 10 बजे डॉक्टर दंपत्ति और आरुषि ने एक साथ खाना खाया था। इसके बाद डॉक्टर दंपत्ति आरुषि के कमरे में जाते हैं और करीब 45 मिनट तक बर्थडे सेलिब्रेट करने को लेकर बातचीत हुई। बातचीत कर तय हुआ कि बर्थडे की पार्टी कहाँ होगी और किन लोगों को बुलाना है। बर्थडे पार्टी आरुषि बेसब्री से इंतजार करती थी। वैसे तो उसका बर्थडे 24 मई को होता था, लेकिन स्कूल में गर्मियों को छुट्टी को देखते हुए वो आखिरी क्लास वाले दिन ही ये पार्टी दे देती थी। कभी 15 तो कभी 16 मई को आखिरी क्लास होती थी, इसीलिए वो इन्हीं तारीखों पर अक्सर अपने दोस्तों को पार्टी देती थी। कत्ल वाली रात यानी 15 मई 2008 को वो अपने पेरेंट्स के साथ बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रही थी, क्योंकि 16 मई को स्कूल की छुट्टी हो रही थी। किस रेस्तरां में पार्टी होगी, इसकी तैयारी चल रही थी। उस पार्टी को पहले की तुलना में ज्यादा यादगार बनाने के लिए पापा ने उसे एक नया कैमरा भी गिफ्ट किया था, ताकि उसे वो अपने बर्थडे की खुशी के हर पल को कैमरे में कैद कर सके। लेकिन उसकी किस्मत में शायद वो पल नहीं लिखा था, इससे पहले कि वो हमेशा के लिए मौत के आगोश में खो गई। 16 मई 2008 की सुबह उसकी डेड बॉडी कमरे में मिली थी। जब आरुषि की डेड बॉडी उसके कमरे में मिली थी, तब शुरुआत में हेमराज को उसका कातिल माना जा रहा था। उसके खिलाफ तत्काल पुलिस ने FIR भी दर्ज कर ली। इसके बाद पुलिस ने एक टीम नेपाल में स्थित उसके घर पर भेज दी। हालांकि 17 मई की सुबह जब एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी व मीडिया के लोग वहां पहुंचे, तब डॉक्टर राजेश तलवार के फ्लैट की छत पर पड़ताल की गई। उस दौरान हेमराज की डेड बॉडी मिली, तब केस में नया मोड़ आ गया। इसी के बाद डॉक्टर दंपति शक के घेरे में आ गए। 16 मई 2008 को जब आरुषि की डेड बॉडी मिली थी, तब नोएडा पुलिस ने जांच शुरू की थी। हालांकि जब तक हेमराज का शव नहीं मिला था, तब तक मर्डर का शक उसी पर था, लेकिन शव मिलने के बाद जांच की दिशा बदल गई। मीडिया ने डॉक्टर दंपत्ति पर सवाल उठाए, पुलिस को भी शक हुआ। लिहाजा पुलिस ने करीब 1 सप्ताह बाद डॉक्टर राजेश तलवार को आरोपी होने का दावा करते हुए गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस दौरान एक चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई थी कि पुलिस की एक टीम ऐसी भी थी जिसने अपनी जांच के आधार पर डॉक्टर तलवार को आरोपी मानने से इनकार कर दिया था। इस तरह पुलिस में 2 ग्रुप बन गए थे। 1 जून 2008 को तत्कालीन सरकार ने CBI जांच को मंजूरी दे दी। इसके बाद CBI ने तुरंत जांच शुरू कर दी। इस जांच में डॉक्टर तलवार की क्लिनिक में काम करने वाले कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल पर शक जताया गया। CBI ने दावा किया था कि इन तीनों ने मिलकर डबल मर्डर को अंजाम दिया था। तीनों की गिरफ्तारी साइंटिफिक आधार पर मिली डिटेल के तहत की गई थी। 11 जुलाई 2008 को CBI के तत्कालीन ज्वाइंट डायरेक्टर अरुण कुमार ने बताया था कि तलवार दंपत्ति से हुई पूछताछ और उन पर की गई तमाम साइंटिफिक टेस्ट में कुछ हाथ नहीं लगा। CBI ने दावा किया था कि 15 मई की रात में हेमराज के कहने पर कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल डॉक्टर तलवार के घर पहुंचे थे। वहां नौकर के कमरे में चारों ने शराब पी। इसके बाद वे आरुषि के कमरे में जाकर जबरदस्ती करने लगे, फिर उसके सिर पर वार कर बेहोश कर दिया। हेमराज ने इसका विरोध किया, तब तीनों बातचीत करने के बहाने उसे छत पर ले गए और फिर उसकी खुखरी से हत्या कर दी। इसके बाद तीनों वापस आरुषि के कमरे में पहुंचे और उसका भी गला खुखरी से काट दिया। इस केस में नया मोड़ तब आया जब CBI की एक नई टीम ने जांच की कमान संभाली। इस टीम ने तीनों नौकरों के खिलाफ जुटाए गए सबूतों को कमजोर करार दिया। इस आधार पर तीनों को कोर्ट से जमानत भी मिल गई। इसके बाद CBI की इस टीम ने केस को ब्लाइंड बताकर क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। हालांकि बाद में कोर्ट के आदेश पर फिर से केस को ओपन किया गया। तब परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर
डॉक्टर तलवार दंपत्ति को आरोपी करार दिया गया। इसके बाद दोनों को फिर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस सवाल के जवाब की शुरुआत सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट से करते हैं। दरअसल इस रिपोर्ट में लिखी बातों को कोई भी ज्यादा तवज्जो देगा। जैसा कि आरुषि और उसके पिता के बीच संबंध को लेकर मीडिया के जरिए जो बात सामने आई, उसके लिए सबसे पहले 15 मई के घटनाक्रम को जानना भी जरूरी है। आखिर उस दिन दोपहर से लेकर फिर रात के 12 बजे तक क्या हुआ। क्लोजर रिपोर्ट के मुताबिक 15 मई की दोपहर डीपीएस में क्लास खत्म होने के बाद आरुषि को मां नूपुर तलवार अपने साथ ले आई थी। दोपहर करीब 1:30 बजे दोनों अपने घर पहुंची। लंच से पहले ही डॉक्टर वंदना तलवार, डॉक्टर राजेश तलवार के भाई डॉक्टर दिनेश तलवार की पत्नी पहुंची थी। इसके बाद सभी ने एक साथ लंच किया। डॉक्टर वंदना उस दिन 3:30 बजे तक आरुषि के घर पर ही रही थी। इसके बाद वो दिल्ली के हौज खाद स्थित घर चली गई। शाम करीब 4 बजे के बाद आरुषि को घर पर ही छोड़कर नूपुर तलवार अस्पताल में चली जाती हैं। इसके बाद शाम करीब 7:30 बजे वो क्लिनिक से घर लौटती हैं। रात करीब 9:30 बजे डॉक्टर राजेश तलवार घर आते हैं। उस समय उनका ड्राइवर पड़ोस में कार पार्किंग करने के कुछ देर बाद गाड़ी की चाबी देने के लिए घर पर आता है। ड्राइवर उमेश ने बयान दिया था कि जब वो फ्लैट में दाखिल हुआ तब आरुषि और नूपुर तलवार डाइनिंग टेबल पर थी, जबकि डॉक्टर राजेश तलवार बेडरूम से निकल रहे थे। इससे पहले उस दिन हेमराज को घर पर एक कुरियर मिला था। उसमें डिजिटल कैमरा था। इसे डॉक्टर तलवार ने ऑनलाइन ऑर्डर कर मंगाया था। ये कैमरा आरुषि को 24 मई को आने वाले जन्मदिन पर गिफ्ट देने के लिए मंगाया गया था। माँ बेटी दोनों डिनर के बाद आरुषि कमरे में आ गई। भले ही कैमरे को बर्थडे पर गिफ्ट देने के लिए मंगाया गया था, लेकिन उसे दिखाने के लिए कहने पर माँ नूपुर खुशी खुशी कैमरा लेकर आरुषि को दे देती है। गिफ्ट देखकर आरुषि काफी खुश हुई और उसने पहले अपने मम्मी पापा की फोटो खींची। उस समय रात को 10:10 हो रहे थे। इसके कुछ देर बाद पापा तलवार ने भी आरुषि की फोटो खींची। रात करीब 10:38 पर आरुषि की फोटो खींची गई थी। जांच के दौरान ये बात सामने आई थी कि 15 मई की रात डॉक्टर राजेश तलवार ने 11 बजे नूपुर से इंटरनेट का राउटर ऑन कराया था। ये राउटर आरुषि कमरे में था। इसके बाद 11:57 से 12:03 बजे तक इंटरनेट यूज करने की बात सामने आई है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि आरुषि के करीबी दोस्त अनमोल ने 12 बजे या इसके आसपास घर के नंबर पर कॉल किया था। उस पर रिंग भी हुई थी, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ था। रिपोर्ट में बताया गया है कि स्पष्ट तौर पर और सीधे ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है जिससे यह पता चले कि 15 मई की रात 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक घर में क्या हुआ। अब बताते हैं कि इस केस को लेकर कोर्ट में सीबीआई के जांच अधिकारी ने क्या कहा था। जांच अधिकारी AGL कौल ने गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट में तलवार दंपत्ति को उम्र कैद की सजा दिए जाने से पहले बयान दिया था कि तलवार दंपत्ति ने पूरे होशो हवास में अपनी बेटी समेत 2 जानें ली और फिर शातिराना तरीके से सबूत मिटाए। उन्होंने बताया था कि रात 12 बजे डॉक्टर राजेश तलवार को आरुषि कमरे से आवाज सुनाई दी थी। इसके बाद वो कमरे में गए और आरुषि और हेमराज को आपत्तिजनक हालत में पाया। इस पर गुस्से से पागल तलवार ने एक के बाद एक आरुषि और हेमराज पर गोल्फ स्टिक से कई वार किए। इस दौरान आरुषि की मौत हो गई और हेमराज बेहोश हो गया। इसके बाद तलवार ने हेमराज को छत पर ले जाकर उसका सर्जिकल ब्लेड से गला रेत दिया और नीचे आकर आरुषि का भी गला रेत दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। सीबीआई ने कहा था कि आरुषि की मां नूपुर ने भी सबूत मिटाने का काम किया। उन्होंने आरुषि के प्राइवेट पार्ट की सफाई की और फिर आरुषि को कपड़े पहनाए। आरुषि की आखिरी फोटो में आरुषि ने टी-शर्ट पहनी हुई है, जबकि उसके निचले हिस्से का कपड़ा उतरा हुआ है, गला कटा हुआ है। आसपास काफी मात्रा में खून फैला हुआ है। शरीर पर एक सफेद बेडशीट है। जैसा कि सीबीआई के जांच अधिकारियों ने कोर्ट में बयान दिया था कि डॉक्टर राजेश तलवार ने आरुषि को हेमराज के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, इसीलिए वो अपना आपा खो बैठे थे। इससे साफ है कि डॉक्टर तलवार ने बेटी की इज्जत बचाने और समाज में खुद को सभ्य बनाए रखने के लिए दोनों कत्ल किए। ऐसे में सवाल ये है कि जब डॉक्टर तलवार ने इज्जत के लिए कत्ल किया तो फिर अपनी बेटी को नग्न हालत में ही क्यों छोड़ दिया। इसी हालत में आरुषि को पुलिस वालों ने देखा। 16 मई 2008 की सुबह इस बारे में जानकारी मिलने के बाद जो बाहरी लोग आए थे उन्होंने भी देखा होगा। ऐसे में क्या माँ बाप ने जानबूझकर ऐसा किया? नहीं। इस बारे में दोनों ने बातचीत के दौरान खुद कहा कि वो क्राइम सीन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, इसीलिए कोई बदलाव नहीं किया। अगर इज्जत के लिए कत्ल किया होता तब शरीर को जरूर ढक देते। अब दूसरी जो सबसे अहम बात है
कि आरुषि के दाहिने हाथ इसके हथेली वाले हिस्से पर नीला निशान था। ये नीला निशान कैसे आया होगा, वो भी दाहिने हाथ पर? दरअसल ये निशान तभी आ सकता है जब उस पर कोई शख्स काफी दबाव डालकर देर तक दबाए रखे, या फिर अगर कोई भारी सामान से हमला करे तो उसे रोकने के लिए आरुषि अपना दाहिना हाथ आगे करे। इससे साफ होता है कि आरुषि ने विरोध किया था। इस विरोध के कारण ही कोई उसके शरीर के ऊपर चढ़ाया और उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। चूंकि दाहिना हाथ से आरुषि ने जोर लगाया होगा, इसलिए दूसरे शख्स ने उस पर ज्यादा दबाव डाला होगा। आरुषि के हाथ पर दबाव डालने का निशान किसी व्यक्ति का ही है। इसकी पुष्टि भी सीबीआई की जांच में हुई थी। सीबीआई टीम ने आरुषि के कमरे में लिए गए सभी फोटो को अपने एक्सपर्ट कमेटी की मदद से पड़ताल कराई थी। अब जरा फिर से कोर्ट में सीबीआई अधिकारी के दिए बयान पर गौर कीजिए। उसमें कहा गया था कि आरुषि और हेमराज दोनों आपत्तिजनक हालत में थे। इस बात से दोनों आपसी सहमति से सेक्स कर रहे थे। ऐसे में सवाल उठता है कि आरुषि को विरोध करने की क्या जरूरत थी, या फिर हेमराज ने उसके साथ जबरदस्ती की थी? तब तो डॉक्टर तलवार को सिर्फ नौकर को ही मारना चाहिए था। ऐसे में डॉक्टर को अपनी बेटी को सिर्फ बचाना चाहिए था। हालांकि ये बात वैचारिक भी हो सकती है, लेकिन तार्किक बात यह है कि अगर आरुषि विरोध कर सकती थी तो नेपाली नौकर हेमराज क्यों नहीं? क्या हेमराज सिर्फ डॉक्टर तलवार के सामने चुपचाप शर्म से गर्दन झुका लेता और डॉक्टर तलवार उस पर गोल्फ से लगातार वार करते और फिर छत पर ले जाकर गला काट देते? इस दौरान हेमराज खामोश रहता और मरने का इंतजार करता? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मौत सामने हो तो कोई भी बचाव करता है। ऐसे में डॉक्टर तलवार और उसकी पत्नी नुपुर तलवार को भी चोट आती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इन दोनों तलवार पति पत्नी पर कोई खरोच का निशान नहीं मिला था। ये फोटो 15 मई की रात 10:38 पर ली गई थी। इस फोटो को आरुषि के पिता डॉक्टर तलवार ने लिया था। इससे पहले फैमिली के तीनों मेंबर्स ने कई फोटो लिए थे। इस फोटो को देखकर आपको क्या लगता है कि आरुषि खुश नहीं थी, किसी तरह की टेंशन में थी? लेकिन कई बार मीडिया में ये बात सामने आई थी कि आरुषि और उसके पिता के बीच अनबन चल रही थी। दोनों टेंशन में थे, जिसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। इस टेंशन को लेकर एक आरुषि की ईमेल का भी जिक्र किया गया था। इस ईमेल को आरुषि ने अपने पापा राजेश तलवार को भेजा था, जिसे लेकर पुलिस ने दावा किया था कि आरुषि ने लिखा था कि वो ऐसा कुछ करना चाहती थी जिससे उसके पापा पसंद नहीं करते थे। पुलिस ने यह भी कहा था कि आरुषि ने लिखा था कि आई वॉन्ट टू डू इट अगेन। दरअसल आरुषि को इस ईमेल को लिखने की वजह यह थी कि वो बिना बताए फिल्म देखने चली गई थी, जिसे लेकर जाहिर सी बात है कि कोई भी पेरेंट्स नाराज हो जाते। ऐसे में डॉक्टर राजेश तलवार भी नाराज हो गए, जिसका जवाब आरुषि ने मजाकिया अंदाज में लिखा था। यही वजह है कि ईमेल के आखिरी में आरुषि ने यह भी लिखा था, लोल। नोएडा पुलिस टीम ने दावा किया था कि आरुषि ने इसे सेक्स करने को लेकर लिखा था। इस घटना को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस के अलावा सीबीआई की 2 टीमों ने अलग अलग जांच की और हर जांच में अलग अलग थ्योरी दी गई। एक रहस्य ये भी था कि आखिर घर के अंदर ही आरुषि और हेमराज की हत्या हुई या फिर अलग अलग। सीबीआई और दूसरी जांच एजेंसियों ने यह दावा किया था कि डॉक्टर राजेश तलवार ने आरुषि और हेमराज को एक कमरे में आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इसके बाद गुस्से में उन्होंने गोल्फ स्टिक और सर्जिकल नाइफ से कमरे में ही दोनों को मार डाला था। सीबीआई की इसी थ्योरी और दलीलों पर गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट ने तलवार दंपत्ति को दोषी ठहराया था, जिसके बाद सजा भी हुई थी। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में सीबीआई ने जब ये थ्योरी दी और दलीलें पेश की तो कहानी कुछ और निकल कर आई। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने ये सवाल उठाए थे। जज ने पूछा था कि अगर आरुषि और हेमराज दोनों का कत्ल एक ही कमरे में हुआ तो मौके पर दोनों के खून होने चाहिए। क्या किसी रिपोर्ट में दोनों के खून उसी कमरे में मिलने के सबूत हैं? अगर हैं तो वो रिपोर्ट सामने लाई जाए। जज के इस सवाल पर दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की थी। उस समय हाई कोर्ट में सीबीआई की तरफ से वकील ने जवाब दिया था कि हेमराज के सिर के जिस हिस्से में चोट लगी थी वहां से तुरंत खून नहीं निकल सकता है। इसके अलावा उसके बाल भी घने थे, जिसकी वजह से खून बाहर नहीं आ सका। सीबीआई की दलील सुनकर जज भी थोड़ा हैरान हो गए, इसलिए सुनवाई के बीच में ही जज ने हाई कोर्ट में एक डॉक्टर बुलवाया। इसके बाद सीबीआई को घटनाक्रम का डेमो दिखाकर बताने को कहा गया। इसे देखकर डॉक्टर ने अपनी राय दी कि सीबीआई का दावा गलत है। डॉक्टर ने कहा कि जब सिर में इस तरह की गहरी चोट लगे तो घने बाल होते हुए भी स्पॉट पर खून ही न गिरे, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर की राय में ये सब बात साफ हो गई कि आरुषि के कमरे में हेमराज का खून होना चाहिए था, पर वहां खून नहीं मिला। इसलिए जज ने सीबीआई को पूरा ये समझाने के लिए कहा था, लेकिन फिर सीबीआई कोई ठोस सबूत नहीं दे पाई, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट में आरुषि कमरे में जितने ब्लड स्पॉट वाले सबूत मिले थे
उन सभी में सिर्फ और सिर्फ आरुषि के खून ही थे, हेमराज का खून नहीं मिला था। इससे ये बात तो साफ हो गई थी कि आरुषि और हेमराज दोनों की हत्या एक साथ नहीं हुई थी, दोनों की हत्या अलग अलग हुई थी। हेमराज का खून तलवार के फ्लैट की छत पर ही मिला था। इससे पता चलता था कि हेमराज की हत्या छत पर की गई थी। इससे यह भी साफ हुआ था कि सीबीआई जो दावा कर रही थी कि दोनों की हत्या अचानक गुस्से में आकर तलवार ने आरुषि कमरे में ही कर दी थी, उसके पक्ष में कोई सबूत नहीं मिल पाया था। आरुषि के तकिए, बेडशीट और गद्दे की जांच में हेमराज का कोई डीएनए या ब्लड नहीं पाया गया था। इसके साथ ही CFSL दिल्ली के सुरेश कुमार सिंगला ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि हेमराज के कपड़ों पर आरुषि का ब्लड नहीं मिला था। यानी ये साफ है कि जहां आरुषि का कत्ल हुआ वहां पर हेमराज को नहीं मारा गया था। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि डॉक्टर तलवार के फ्लैट का दरवाजा किस तरफ से बंद हुआ था, बाहर या अंदर से। अगर ये साफ हो गया तो पता यह भी चल जाएगा कि कातिल घर के अंदर का ही था या कोई बाहरी था। अब जज के इस सवाल को पूछे जाने की सबसे बड़ी वजह यह थी क्योंकि घटनाक्रम के बाद सबसे पहले घर में आने वाली नौकरानी भारती ही थी। इस नौकरानी का बयान कोर्ट में कई बार बदला था। ऐसे में हर बार ये रहस्य बना कि आखिर तलवार के घर का दरवाजा बाहर से बंद था या नहीं। हाई कोर्ट में इसके संबंध में नौकरानी भारती के बयान का एक डॉक्यूमेंट पेश भी किया गया। ये डॉक्यूमेंट गाजियाबाद CBI कोर्ट में भारती द्वारा पेश किया गया बयान था। इस संबंध में नौकरानी भारती ने जो बयान दिया था उसके स्टेटमेंट में लिखा था, जो मुझे समझाया गया है वही बयान मैं यहाँ दे रही हूँ। अब नौकरानी ने समझाने वाली बात क्यों कही थी? कोर्ट में ये सवाल उठाया गया। तब CBI की तरफ से दलील दी गई थी कि ऐसा लिखने में गलती हो गई थी, इसीलिए बयान में लिखा हुआ शब्द जो मुझे समझाया गया है उस समझाया में से या शब्द को नहीं पढ़ा जाए। असल में सही वाक्य इस प्रकार से है, जो मुझे समझ में आया वही बयान मैं यहाँ दे रही हूँ। और फिर से एक सवालों में उलझी CBI की यह दलील सुनकर जज भी मुस्कुराने लगे थे। इसके बाद CBI ने कहा था कि जब उनकी टीम घर पर पहली बार जांच करने पहुंची थी तो वहां पर वीडियो भी बनाया गया था। उससे दरवाजा बंद होने और नौकरानी को चाबी देने का डेमो भी किया गया था, जिसमें दरवाजे को बाहर से नहीं बंद होने की पुष्टि हुई थी। इस पर जज ने कहा कि उस वीडियो को दिखाया जाए। इस पर CBI पक्ष की तरफ से समय मांगा गया था, लेकिन वो वीडियो पेश नहीं किया जा सका। इस पर बचाव पक्ष ने तुरंत ये सवाल उठाया था कि अगर वो वीडियो इतना ही महत्वपूर्ण था तो इस एविडेंस के पार्ट में पहले ही क्यों नहीं रखा गया था। असल में इस वीडियो वाले साक्ष्य को CBI ने अपने एविडेंस के रूप में शामिल नहीं किया था, बल्कि केवल बहस के दौरान उसका जिक्र किया था। हालांकि फॉरेंसिक रिपोर्ट में एक बेहद ही खास सबूत मिला था जिसे CBI ने जानबूझकर इग्नोर कर दिया था। वो सबूत था डॉक्टर राजेश तलवार के क्लिनिक में बतौर कंपाउंडर काम करने वाले कृष्णा के घर से जब्त किए गए पर्पल तकिए पर हेमराज के खून का निशान होना। दरअसल CBI ने 16 जून 2008 को कंपाउंडर के कमरे से उसका तकिया जब्त कर हैदराबाद में फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा था। इसकी जांच रिपोर्ट में पता चला कि जिस पर्पल तकिए पर खून मिला था वो हेमराज का था। ये रिपोर्ट जब सामने आई तो CBI ने उसे मानने की बजाय ये कहकर बंद कर दिया था कि ये फॉरेंसिक लैब की तरफ से टाइपिंग की गलती है। यानी CBI ने इस फॉरेंसिक रिपोर्ट को टाइपो एरर कह दिया था। अब भले ही CBI ने इसे टाइपिंग की गड़बड़ी बता दी थी, लेकिन कोर्ट में जज ये सुनकर हैरान थे कि जहां जहां CBI की थ्योरी के खिलाफ सबूत मिलते थे उसे CBI अधिकारी कोई न कोई चूक बता देते थे। जैसे नौकरानी भारती के बयान को भी टाइपिंग की गलती बता दी, इसी तरह कृष्णा के तकिए पर हेमराज के खून मिलने को भी टाइपिंग में गड़बड़ी बता दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार यानी आरुषि के माता पिता दोनों को बरी कर दिया था। आरुषि केस में जांच करने वाले डॉक्टर डोगरा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि आरुषि के केस में सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई। कुछ ऐसे सबूत थे जो केस को और पुख्ता कर सकते थे, वो मीडिया और अन्य कारणों की वजह से खत्म हो गए। जैसे आरुषि के कमरे के बाहर कुछ निशान थे, हम जब तक क्राइम सीन पर पहुंचे तब तक वो बिल्कुल खत्म हो चुके थे, बस एक छोटा खून का धब्बा बचा हुआ था। इसके अलावा जिस बोतल से शराब पी गई थी उस बोतल और ग्लास पर भी निशान होने चाहिए थे। अगर आप मेरी कहानी जानना चाहें तो मेरा मानना है कि जिसने आरुषि को मारा वो हेमराज का कोई परिचित था। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये जो लड़की थी वो IVF के जरिए जन्मी थी, यानी वो अपने माँ बाप को बहुत प्रिय रही होगी, उनका कोई और बच्चा नहीं है। तो ये जो व्यक्ति जिसने मारा वो हेमराज से मिलने आया था, उसका हेमराज से लेना देना था। लेकिन ये आदमी आरुषि को भी जानता था और आरुषि भी इसको जानती थी। कुछ दिन पहले आरुषि ने अपने माँ बाप से कहा था कि वो अलग कमरे में सोना चाहती है, तो उन्होंने उसे अलग कमरा दे दिया। वो कमरा उनके कमरे के पास ही था।
इधर हेमराज आरुषि के सोने के बाद घर के काम करता, लेट तक जागता था। माँ बाप सो जाते थे तो माँ बाप के सोने के बाद हेमराज से मिलने जो भी आता था आरुषि उसको जानती थी, ऐसे ही किलर को भी जानती थी। जिस दिन ये घटना हुई आरुषि के माँ बाप ने उसके बर्थडे के लिए कैमरा मंगवाया था। उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने बर्थडे से पहले ही कैमरा दे दिया। लड़की खुश हो गई। उसने माँ बाप से कहा कि आप सो जाओ। वो सो गए। इसी बीच किलर आया, जिसे ये लड़की जानती है। अब हम ये न जान सके कि हेमराज और इस आदमी के बीच क्या झगड़ा हुआ। कुछ तो हुआ। फिर दोनों लोग छत पर गए और छत पर दोनों की कहासुनी होती है। वो व्यक्ति हेमराज को मार देता है। अब ये किलर जानता है कि आरुषि ने उसे देख लिया है। पूछने पर वो पहली गवाह हो सकती है। मेरे अनुभव में ऐसे जो भी केसेस होते हैं उसमें हत्यारा प्राइम विटनेस को मारता ही है। इसने भी ऐसा ही किया।